हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा जो जीके जीएस की एक सीरीज चल रही है उसको हम लोग एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। एंड सबसे पहले फ्रेंड्स आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी लोगों को फिर जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। टीचिंग परीक्षा का आज जन्मदिन है और आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि काफ़ी ज़्यादा जो है खुशी का माहौल है, क्योंकि ये एक साल कैसे बीता और कितने अप्स एंड डाउन्स आए। ठीक है, कई सारे जो है सेटबैक्स लगे, मुश्किलों का दौर रहा, बट लेकिन आप लोगों के प्यार की वजह से फ्रेंड्स हम लोग जो है कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे हैं, कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं हम सब लोग मिलकर। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं पूरा का पूरा श्रेय आप लोगों को देना चाहूँगा, आप लोगों के जो है समर्थन को देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुश्किल समय में भी बहुत ज़्यादा साथ दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पर में हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, उन सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए फ्रेंड्स, वेयर वॉज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ। देखिए पहली बात तो ये जो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन आप लोगों का बीपीएससी में आया था। ठीक है, स्थापना, इसको ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग के नाम से भी जाना जाता है। पहले इसका नाम था ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। ठीक है, लेकिन बाद में गांधी जी ने इसका नाम बदलकर अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ रख दिया था। इसका जो हेडक्वार्टर्स है फ्रेंड्स आप लोगों को दिल्ली के अंदर में मिलेगा, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहूंगा कि ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन आता है आप लोगों का। तो इसको प्लीज आप लोग याद रखोगे, इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी ने की थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग आप लोगों से क्वेश्चन में बनता है। ठीक है, या फिर हरिजन सेवक संघ भी पूछ सकते हैं। गांधी जी ने इसकी स्थापना 1932 के अंदर में की थी। ठीक है, 1932 के अंदर में गांधी जी के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का फ्रेंड्स। ठीक है, द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इज, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। देखिए फ्रेंड, दो तरीके से होते हैं, एक होता है सबसे ऊंचा बांध और एक होता है सबसे लंबा बांध। तो यहां पर मैं आप लोगों से बोला गया है सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो सबसे लंबा वाला बांध अगर हम लोगों से बात की जाए फ्रेंड्स, तो ये है आप लोगों का, ठीक है, भाखड़ा बांध, भाखड़ा नंगल या हीराकुंड, नागार्जुन सागर, कोसी बांध, उकाई बांध। तो आप लोगों का हीराकुंड बांध जो है फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि सबसे लंबा वाला बांध है। ठीक है, लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड डैम है आप लोगों का, ये आपको मिलेगा उड़ीसा के अंदर में, उड़ीसा राज्य के अंदर में। अच्छा, कौन सी रिवर पर बना है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो रिवर है महानदी। महानदी, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स। ठीक है, महानदी के ऊपर में बनाया गया हीराकुंड डैम लार्जेस्ट डैम है। और जो है अगर हम बात करें लंबाई के मामले में, तो सबसे लंबा डैम है हमारे भारत का। अगर सबसे ऊंचा डैम आप लोगों से बोल दिया जाता, सबसे ज्यादा हाइट, सबसे ज्यादा ऊंचाई के ऊपर में कौन सा है, तो ऊंचाई के ऊपर में है आपका टेहरी बांध। टेहरी डैम कौन सी नदी पर है, बता सकते हो आप लोग। टेहरी डैम कौन से नदी पर है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं लिखकर कमेंट्स में। क्या बात है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों ने जो है 300 के करीब लाइक्स भी कर दिए सेशन स्टार्ट होते ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और जिन लोगों ने नहीं किया जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स, वो भी अपना समर्थन यहाँ पर में दिखाते रहिए। तो टेहरी बांध कौन से नदी पर है। लॉन्गेस्ट डैम की अगर बात करें, सबसे लंबा वाला, तो हीराकुंड डैम है आपका। ठीक है, ये कौन से नदी पर है, कौन से राज्य में है। ऊंचाई वाला टेहरी बांध है, उत्तराखंड में है। और ये आप लोगों को जो है भागीरथी नदी पर मिलेगा। भागीरथी नदी वही नदी है जो बाद में जाकर गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, अलकनंदा में मिलने के पास बाद में। और जो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड डैम आप लोगों का, ये महानदी के ऊपर में बना है, उड़ीसा में महानदी पर। नाउ फ्रेंड्स, एक और चीज है आप लोगों की कि सबसे ओल्डेस्ट डैम कौन सा है हमारे भारत का, सबसे पुराना वाला, तो कल्लानई डैम है। ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, करीब 2000 साल पुराना है ये कल्लानई डैम, कावेरी नदी के ऊपर में बना हुआ है। तो आपसे बोला जा सकता है कि कल्लानई डैम है कौन से नदी पर, तो कावेरी नदी पर है। ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, कल्लानई डैम, कल्लानई डैम कावेरी नदी पर। सबसे लिख लो सभी लोग, सबसे पुराना वाला डैम कल्लानई डैम है, कावेरी नदी पर बना था, कल्लानई डैम। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो है टीचिंग परीक्षा का जन्मदिन है, जैसे कि आप लोगों को भी बताया। और इसी उपलक्ष्य में फ्रेंड्स आप लोगों का फाउंडेशन डे सेल जो है आप लोगों की चल रही है। 50% फ्लैट डिस्काउंट है आज। तो जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, वो 7611101101 या 9697888844 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है फ्रेंड जानकारी ले सकते हो। व्हाट्सएप कर दोगे भी तो टीम आप लोगों के साथ में कॉन्टेक्ट कर लेंगी। या फिर फ्रेंड्स आप लोग सिंपली कुछ भी आपको और करने की जरूरत नहीं है, टीचिंग परीक्षा ऐप पर जाइए। टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में आप जब कोर्स पर जाओगे
तो वहां पर मैं आपको ऑटोमेटिकली वहां पर एनिवर्सरी 50 करके कूपन कोड मिल जाएगा, जिसको आप लोग लगाकर 50% ले सकते हो। तो आज रात 12 बजे तक ये आप लोगों के लिए ऑफर खुला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट जो है वो कौन से नदी पर बनाया गया है? नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, ठीक है, नागार्जुन सागर। देखिए वो जो झारखंड वाला है ना आप लोगों का 99 वाला, वो है आपका, वो भी अवेलेबल है उसके ऊपर में, आप वो भी देख सकते हो। अंजनी कनौजिया बोल रहे हैं आज उनका भी बर्थडे है। नीता जी बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। शिखा जी का भी आप लोगों का जो है, ठीक है, बर्थडे, तो आपको भी बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो नागार्जुन सागर परियोजना का जो निर्माण है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है, ये किया गया है आप लोगों का कृष्णा नदी के ऊपर में, ठीक है, कृष्णा। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए कृष्णा नदी के ऊपर में जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को मिलेगा नागार्जुन सागर बांध, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर में। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय जो है ये बनाता है आप लोगों का, ये भी याद रख सकते हो आप लोग, आप सभी लोग। तो नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी के ऊपर में बना हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर पर मिलेगा ये आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी वाली नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी के अंदर में जाकर नहीं मिलती है, ये आप लोग बता दीजिए जल्दी जल्दी से। तो बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलने वाली जो नदी है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, कावेरी, साबरमती। तो आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जो है ये मिलकर, आपको ऑब्वियस ही बात पता है फ्रेंड्स कि बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। कावेरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में ही जाकर मिलती है। साबरमती नदी, ठीक है, आप लोग समझिए यहाँ पर में ये इस तरीके से गुजरात से होकर खंबात की खाड़ी में, मतलब कि अरब सागर वाले साइड में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सी वाली नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है? मैप के थ्रू आप लोग अगर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ एक रफ मैप के थ्रू, तो यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को। कुछ इस प्रकार से बनता है फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा जो मामला है, और इसके अंदर में आपकी, ठीक है, इधर से गंगा नदी आती है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और दोनों मिलकर जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी नदी जो है वो भी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। वही साबरमती नदी की बात करेंगे हम लोग, तो वो यहाँ से आती है इस तरीके से, ठीक है, अरावली पर्वत से निकलकर गुजरात में से होकर खंबात की खाड़ी या अरब सागर की तरफ में जाकर मिल जाती है, ठीक है। चलो नाउ फ्रेंड्स, अब यहाँ पर में देखिए आप लोग ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये आप लोगों को कुछ वेदों के नाम दिए गए हैं, और उनके अंदर में क्या दिया है, क्या कंटेंट है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। आपको जोड़ियां लगानी है, जल्दी बताइए यहाँ पर, ठीक है। महास्त्या मंडल, महास्येता मंडल, ठीक है, नर्मदा, तापी, माही, लूनी, साबरमती, अरब सागर में, वेरी गुड, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर में लिख दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। साबरमती नदी तो है ही है, साबरमती, साथ में एक लूनी नदी है। लूनी नदी जो है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर में थोड़ा सा एस्ट्रिक लगा देना इसके ऊपर में, क्योंकि ये अरब सागर तक पहुंच नहीं पाती, और ये रण ऑफ कच्छ में जाकर विलीन हो जाती है। रण ऑफ कच्छ में जाकर बेचारी दम तोड़ देती है, पहुंच ही नहीं पाती, मतलब इस तरीके से होता है। यहाँ से निकली 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 निकली, यहाँ तक गई, पानी जो है वो खत्म हो गया उसका, रण ऑफ कच्छ में जाकर विलीन हो जाती है लूनी नदी। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे आप लोगों की, नर्मदा नदी पूरी तरह से जाती है, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, ये जो नदियाँ है आप लोगों की, ये वो नदियाँ है जो अरब सागर के अंदर में जाकर मिल जाती है, ठीक है। लूनी अरब सागर की तरफ में जाती है, लेकिन रण ऑफ कच्छ में उसका पानी खत्म हो जाता है। देखिए अगर हम बात करेंगे आपके इन वेदों की, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक चीज तो याद रखना है कि आपका म्यूजिक, जो साम वेद है ना, साम, देखो साम से संगीत, ठीक है, संगीत के बारे में जो जानकारी, इवन हमारे भारत का जो संगीत है, ठीक है, द्वापर जो है आप लोगों का राग है, आप लोगों का जो है सारा का सारा द्रौपद राग वगैरह सारा आप लोगों का जो है फ्रेंड्स इसी में से सामवेद में से ही निकला है। तो म्यूजिक रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के सामवेद के अंदर में दिए गए हैं। तो बी की जोड़ी 2 के साथ लगनी है, तो बी की जोड़ी 2 के साथ नहीं लगी है, बी की जोड़ी 2 के साथ नहीं लगी है, ठीक है। अथर्ववेद के अंदर में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, ये अथर्ववेद भी छोड़ दो आप, यजुर्वेद के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो यजुर्वेद में यज्ञ कैसे करना है, ठीक है, यज्ञ के सूत्र या यज्ञ करने की जो परंपरा है वो आपकी दी गई है। गायत्री मंत्र किस में दिया गया है? गायत्री मंत्र जो है ये आपका ऋग्वेद में दिया गया है, 10वें मंडल में, 10th मंडल जो है ऋग्वेद का, उसमें दिया गया है, ठीक है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल, आपका तीसरे मंडल के अंदर में गायत्री जो है मंत्र आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। विश्वामित्र जी ने इसकी रचना की थी, ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंडल की रचना, गायत्री मंत्र की रचना की 3rd मंडल में। अथर्ववेद जो है फ्रेंड्स ये मेडिसिन और आयुर्वेद से रिलेटेड है। इवन ब्लैक मैजिक वगैरह की जो बातें हैं वो भी आपको अथर्ववेद के अंदर में मिलेंगी। तो एक ही जोड़ी 3 के साथ लगनी चाहिए, और एक ही जोड़ी 3 के साथ में केवल डी में दी हुई थी, तो ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते थे इसको। कितने लोगों ने सही आंसर किया जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर में, ठीक है, कितने लोगों ने यहाँ पर में सही से आंसर किया है? चलिए
तो 77% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया। थोड़ा एक बार देख लो, ऋग्वेद इसमें 10 मंडल है टोटल, जिसमें से तीसरे वाले मंडल के अंदर में गायत्री मंत्र दिया गया है। सामवेद में म्यूजिक से रिलेटेड चीजें आपको मिलेंगी। ऋग्वेद का ही ज्यादातर कंटेंट है जिसको म्यूजिक के फॉर्म में बताया गया है। यजुर्वेद की बात करेंगे तो इसमें यज्ञ से, सैक्रिफाइस मतलब यज्ञ, तो यजुर्वेद यज्ञ ऐसे याद रख लेना आप लोग, यज्ञ से रिलेटेड चीजें दी गई है। और अथर्ववेद में मेडिसिन, आयुर्वेद और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड जानकारी आपको दी गई थी। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऋग्वेद की जो रचना है फ्रेंड्स आज से करीब 1500 से 1000 बीसी के आसपास में हुई, मतलब अभी अब 2000 साल हम आगे आ गए, तो करीब 3500 साल, ठीक है, ईयर्स एगो इसकी रचना हुई थी। संकलन हुआ था या रचना हुई थी इसकी, ये याद रखना, कंपोज हुआ था। उसके तीसरे नंबर के मंडल के अंदर में गायत्री मंत्र शामिल है। टोटल 10 मंडल है। सामवेद में भारतीय संगीत दिया हुआ है, यज्ञों से रिलेटेड बात यजुर्वेद में, और आपका जो अथर्ववेद है उसमें आयुर्वेद, मेडिसिन, इसके अलावा आप लोगों का ब्लैक मैजिक, ये सारी चीजें उसमें दी गई है। नाउ फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। बटलर समिति के बारे में कितने लोगों ने सुना है, हाथ ऊपर करके बता दो। और कितने लोगों ने नहीं सुना है वो भी बता देंगे कि बटलर समिति के बारे में नहीं पता सर, बता दीजिए पूरा अच्छे से। मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से बता देता हूँ, पूरा एक्सप्लेन ही कर देता हूँ आपको बटलर समिति, बटलर कमीशन को। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर में, बटलर कमेटी वाला। तो देखिए 1927 के अंदर में बटलर कमेटी जो है उसका गठन किया गया था। हारकोर्ट बटलर जो है इसके सदस्य थे। ठीक है, और 3 मेंबर की ये कमेटी थी आप लोगों की। इसकी जो स्थापना है, ठीक है, ब्रिटेन सरकार ने या जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है उसने की थी, ताकि रिलेशनशिप इंडियन प्रिंसली स्टेट और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है भारत के अंदर में, उनके बीच का जो रिलेशन है उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सके, उसको और ज़्यादा मजबूत कैसे किया जा सकता है उसके ऊपर में प्रकाश डाला जा सके। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि बटलर कमेटी 1927 के अंदर में जो बटलर कमेटी आई थी, ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स। भारत के अंदर में 2 प्रकार के इलाके थे। कुछ इलाके ऐसे थे जो ब्रिटेन के डायरेक्ट अधीन थे, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, ठीक है, मध्य प्रांत, बॉम्बे प्रांत, बाकी लेकिन जोधपुर और ये सारे जो इलाके थे आपके, ठीक है, इधर में जो आप देखोगे वो सब जो इलाके थे ये राजे रजवाड़ों, जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, ठीक है, ऐसे बहुत सारे इलाके थे जो राजे रजवाड़े हुआ करते थे। इनको कहा जाता है प्रिंसली स्टेट्स। भारत में करीब 565 राजे रजवाड़े हुआ करते थे। और कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर में राजे रजवाड़े नहीं थे, डायरेक्टली अंग्रेजों का शासन था, उसको ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। ठीक है, प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश इंडिया दोनों मिलाकर जो है वो इंडिया बनता था आपका। तो प्रिंसली स्टेट, राजे रजवाड़ों और ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है भारत के अंदर में, ठीक है, उनके बीच में कैसे रिश्ते हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बटलर कमेटी का गठन किया गया था, और कैसे इन रिश्तों को मजबूत किया जा सकता है। पहली बात तो बटलर कमेटी बनी कब थी, ये क्वेश्चन बन सकता है। 1927 में बनी थी, और अपनी रिपोर्ट इसने सौंपी थी 1929 के अंदर में। रिपोर्ट 1929 में सौंप दी थी। ठीक है, तो हारकोर्ट बटलर, WS होल्ड्सवर्थ और SC पील इसके अंदर में शामिल थे। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में हमारे आपको बताना है, दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन में एक सेपरेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट शुरू किया गया था, कृषि विभाग शुरू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। उस कृषि विभाग का नाम क्या था, जल्दी बताइए। और जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी लोग, ताकि ऐसे ही हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कर सके। ठीक है, जल्दी जल्दी से सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं वो आंसर्स करते रहेंगे यहाँ पर में। ठीक है, नाउ तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, आप लोगों के दिल्ली सल्तनत के समय में किसने जो है आपका स्टार्ट किया था, तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवाने कोही। ठीक है, दीवाने अमीर कोही भी नाम से जाना जाता है इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कौन सा है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स दीवाने अमीर कोही, जो कि स्टार्ट किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ फ्रेंड्स शारदा सदन की स्थापना इनमें से किसने की थी, विधवाओं के लिए। ठीक है, तो विधवा गृह के रूप में शारदा सदन की स्थापना किसने की थी 19वीं शताब्दी के अंदर। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, याद कीजिए, याद रखेंगे सभी के सभी लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए आप लोग। और शारदा सदन मैं आप लोगों को एक हिंट दे देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, कि इसकी स्थापना पुणे के अंदर में की गई थी, ताकि विधवाओं को उनके जब उनके घर वालों ने उनको छोड़ दिया या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो उन लोगों को अपना गुजारा बसर कर सके, तो पंडिता रमाबाई ने। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंडिता रमाबाई जो है फ्रेंड्स, इन्होंने शारदा सदन की स्थापना की थी बॉम्बे प्रांत में। बॉम्बे प्रांत में भी अगर मैं बात करूँ तो पुणे नाम का जो शहर था, बॉम्बे ये स्टेट भी हुआ करता था, ये याद रखना आप लोगों ने। तो 1889 के अंदर में इन्होंने विधवाओं के लिए
स्कूल खोले। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आर्य महिला समाज की भी स्थापना की थी उन्होंने पुणे में, आर्य महिला समाज। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। पंडिता रमाबाई को पंडिता क्यों कहा जाता था, क्योंकि उस समय में इन्होंने संस्कृत में महारत हासिल कर ली थी, जिस समय में महिलाओं को पढ़ने की भी अनुमति नहीं थी। ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको कैसरे हिंद की उपाधि से भी सम्मानित किया। कैसरे हिंद कब, 1919 के अंदर में। तो पंडिता रमाबाई को कब केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया, 1919 के अंदर में। नाउ फ्रेंड्स, तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को इस क्वेश्चन की मदद से बनता है वो है शारदा सदन। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक चीज कि कल 11 बजे, ठीक है, डॉट, कल सुबह के 11 बजे यूपी परीक्षा जो चैनल है उस पर आपके दो, ठीक है, जो पिछले वाले आप लोगों के पेपर्स हुए हैं यूपी कांस्टेबल के, उन पेपर्स को कराया जाने वाला है लाइव। ठीक है, आपको उसके ऊपर में बेस्ड टेस्ट भी मिलेंगी। तो प्रथम पाली और द्वितीय पाली जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट हुआ था उनके क्वेश्चन पेपर्स आपको कराने वाले हैं कल डॉट 11 बजे। तो जितने भी लोग हैं जो यूपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी की कोई भी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसके लिए भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ अगर आप कोई और एग्जाम की तैयारी करो देश भर की किसी भी एग्जाम के लिए, तो उसमें करंट के क्वेश्चंस, आपके हिंदी के क्वेश्चन, आप लोगों का जो रीजनिंग के, मैथ्स के क्वेश्चन है, वो आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो उसके लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं कल डॉट 11 बजे, सभी के सभी लोग। इसके अलावा आप लोगों को वैसे तो आपको नोटिस टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप इसके अलावा यूपी परीक्षा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी जुड़ सकते हो। तो पंडिता रमाबाई, ये याद रखना आप लोगों ने फ्रेंड, शारदा सदन की स्थापना की थी। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझना आप सभी लोग। आपको पता है इनका मानना था, ठीक है, कि जो हिंदू धर्म है उसमें हाई कास्ट, ऊपरी जाति की जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति ज्यादा खराब है एज कंपेयर टू लोअर जाति की महिलाएं। तो ये याद रखना आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो हाई कास्ट हिंदू वुमेन है उनकी स्थिति ज़्यादा खराब है एज कंपेयर टू लोअर कास्ट की महिलाएं, जिसको लेकर जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी की गई थी। ठीक है, लेकिन उन्होंने बुक लिखी है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन नाम से। तो हाई कास्ट हिंदू वुमेन किसकी पुस्तक है, पंडिता रमाबाई की पुस्तक। देखिए शारदा सदन जो है उन्होंने खोला था, शारदा सदन प्राइमरी स्कूल भी खोली उन्होंने पुणे के अंदर में। इस तरीके से उनके कई सारी चीज़ें थी, विधवा आश्रम भी खोला था उन्होंने शारदा सदन के नाम से। हु इज नोन एज पेरियार, पेरियार के, अच्छा पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको पता ही है फ्रेंड्स कि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। कितने लोगों को पता है, हाथ ऊपर कीजिए यहाँ पर में। ठीक है, ओके, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। तो रिवीजन क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाने वाला हूं, तो रिवीजन भी करते रहेंगे आप सभी लोग। हु इज नोन एज पेरियार, पेरियार के नाम से किसको जाना जाता है, तो पेरियार के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स रामास्वामी नाइकर को। तो ईवी रामास्वामी नाइकर जो है ये दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े नेता है। आज भी आपको बता दूं कि तमिलनाडु के अंदर में जो डीएमके और एआईडीएमके, ये दो पॉलिटिकल पार्टी से जिसकी सरकार बनती है, कभी डीएमके की बनती है कभी एआईडीएमके की बनती है। दोनों के दोनों पॉलिटिकल पार्टीज पेरियार को अपना जो है वो नेता मानते हैं। उनका मानना है कि हम जो है पेरियार के असली वंशज है या पेरियार के चेले हैं। तो ईवी रामास्वामी नाइकर, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, इन्होंने बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा है। ये हिंदू धर्म के अंदर में जो ऊंची जाति नीची जाति है उसके खिलाफ थे। इनका मानना था कि हिंदू धर्म के अंदर में जो मनुवादी जो विचारधारा है उसमें कास्ट सिस्टम का कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो पेरियार के नाम से, पेरियार का मतलब भी होता है हमारा मुखिया, पेरियार के नाम से इनको जाना जाता था। इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था। ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन, ये बहुत फेमस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था। तो कई बार हो सकता है आपसे पेरियार बोल दिया जाए या ईवी रामास्वामी नाइकर भी आप लोगों को दिया जा सकता है। तो ईवी रामास्वामी, ठीक है, पेरियार के नाम से जाना जाता है इनको। सच्ची रामायण नाम से एक उन्होंने बुक लिखी थी जिसके अंदर में उन्होंने रामायण जो है कथा उसका अपने तरीके से उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट के नाम से भी इनको जानते हैं। द्रविडियन मतलब भी होता है साउथ इंडिया से रिलेटेड। ठीक है, तो द्रविडियन मूवमेंट, साउथ इंडिया में जो मूवमेंट हुए उसके फादर के रूप में इनको जाना जाता है। द्रविडम खजगम पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है, इन्होंने, जो बाद में जाकर डीएमके और एआईडीएमके में टूट गई। नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को एक चीज बता दूं, कितने लोग हैं जो DSSB की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों में से, ठीक है, या देने की इच्छुक है या वो सोच रहे हैं कि शायद हम दे सकते हैं। तो एनटीटी या पीआरटी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि किस तरीके से आप लोगों के लिए एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। ओके, तो एनटीटी और पीआरटी की तैयारी कैसे करें, किस तरीके से कर सकते हो आप लोग, कैसे जो है आप 195
प्लस का टारगेट रख सकते हो 2 घंटे के अंदर में, क्योंकि केवल 2 घंटे का समय आप लोगों को दिया जाता है। और आप जितना ज्यादा स्कोर रखोगे फ्रेंड्स, उतना ज्यादा आप लोग जो है सेफ साइड में रहोगे, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स हम लोग इसके ऊपर में चर्चा करने वाले हैं, तो 8 बजे, ठीक है, डॉट 8 बजे आप लोग जरूर जुड़ जाइए, जिसके अंदर में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आप 200 में से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो और अपनी एक सीट पक्की कर सकते हो, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, वेयर वाज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ? अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना किसने की थी, ये भी आप लोग मेरे को बता दो यहाँ पर में, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताइए यहाँ पर में। चलिए, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर में करना चाहते हैं। एमडी खान, बिल्कुल ये झारखंड में भी काम आएगा आपका। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, वेयर वाज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ? हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी 1932 के अंदर में, दिल्ली के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अखिल भारतीय, ठीक है, हरिजन सेवक संघ। हरिजन बेसिकली कौन? अनटचेबल, जिसको जो दलित, सो कॉल्ड दलित होते हैं, उन लोगों के लिए ये हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया था महात्मा गांधी ने। विच प्लैनेट हैज फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन इन सोलर सिस्टम? देखिए फ्रेंड्स, रिवॉल्यूशन और रोटेशन, घूर्णन और परिक्रमण के अंदर में कई सारे लोग अभी भी कंफ्यूज होते हैं। रिवॉल्यूशन का मतलब या घूर्णन का मतलब जो होता है आप लोगों का, परिक्रमण होना चाहिए यहाँ पर में। रिवॉल्यूशन बोला है तो परिक्रमण होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है, क्रमण, ठीक है। तो सौर मंडल में किस ग्रह की परिक्रमण सबसे तेज है? परिक्रमण तो सूरज के अराउंड में सबसे फास्टेस्ट एक चक्कर कौन कंप्लीट कर लेता है? तो सबसे पास वाला जो ग्रह है आप लोगों का मर्क्यूरी, जिसको आप लोग बुध ग्रह के नाम से भी जानते हो, ये सबसे फास्ट, केवल 88 डेज के अंदर में, 88 डेज में अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, इसी वजह से इसका फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन है। अगर सबसे फास्टेस्ट रोटेशन बोला जाए किससे, ठीक है, शक्तिमान जैसा टाइप का गोल गोल घूम के जो एक चक्कर अपना कंप्लीट कर लिया, तो एक चक्कर सबसे स्पीड में जो कंप्लीट कर लेता है वो है आप लोगों का जुपिटर, उसको रोटेशन, फास्टेस्ट रोटेशन कहा जाता है, ठीक है। फास्टेस्ट रोटेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, घूर्णन। तो सबसे तेज जो घूर्णन है आप लोगों का, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, घूर्णन ये कौन करता है? बृहस्पति ग्रह करता है, केवल लगभग 9 घंटे जो है 57 मिनट 56 मिनट के आसपास में, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि 10 घंटे के आसपास में एक चक्कर उसका कंप्लीट हो जाता है। इतना बड़ा है, देखो सबसे बड़ा प्लेनेट है, फिर भी इतना स्पीड में घूम रहा है, तो सोचो कि आप कितना स्पीड में जाता होगा। मान लो कि आपका समय नहीं कट रहा है, उसने कहा है आपसे कि वो आपसे 3 दिन बाद मिलेंगी, तो आप जो है सोच सकते हो काश हम जुपिटर पे होते, ठीक है, 10 घंटे में एक दिन कंप्लीट हो जाता तो 30 घंटे में आ जाते। यहाँ पर मैं कहा हमको ज़बरदस्ती 48 घंटे जो है वो वेट करना पड़ रहा है, ठीक है, 48 भी नहीं 72 घंटे वेट करना पड़ रहा है आपको 3 दिन के हिसाब से, ऐसा वाला, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब वो कौन? वो हो सकता है कि आपकी मतलब आपके घर में जो है जो साफ सफाई करने वाले जो आंटी आते हैं वो नहीं आ रहे आपके घर में, तो आपको करना पड़ रहा है, इस वजह से आप वेट कर रहे हो कि 3 दिन पे छुट्टी पे गई है। क्या हंस रहे हो आप लोग भी? मतलब आपका दिमाग एक ही जगह पे जाता है यार, वो नहीं आई मतलब भाई आंटी नहीं आए साफ सफाई वाले, ठीक है, आप ही बर्तन धो रहे हो घर में, ठीक है, आप अपने हस्बैंड को बता रहे हो आकर के देखो यार मेरे तो हाथ, ठीक है, कितने मुलायम मुलायम से हाथ है, देखो कैसे हो गए, ठीक है, आज पूरे मैंने जो है ना 5 बर्तन धोए। चलिए, नेपच्यून का जो है फ्रेंड सबसे धीरे है, क्योंकि नेपच्यून सबसे दूर है, इसी वजह से आपको बता दूं 100 लगभग 165 साल लग जाते हैं इसको। 164.8 का मतलब ही होता है लगभग 165 साल, ठीक है, लगभग 165 ईयर्स का समय लग जाता है नेपच्यून को, और सबसे फास्ट पड़ता है आप लोगों का, ठीक है, मर्क्यूरी। बाकी रोटेशन का मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशन तो समझ गया, रोटेशन का मतलब होता है ये वाला आपका, जो पृथ्वी जैसे अपने अक्ष पर गोल गोल घूम रही है, उसको एक दिन, पृथ्वी दिन कहते हैं हम लोग। विच इज द हाईएस्ट पीक इन द स्टेट ऑफ सिक्किम? अच्छा, सिक्किम की बात आई है तो थोड़ा सा सिक्किम के बारे में आप लोग कुछ बताना चाहोगे क्या, कि भाई सिक्किम भारत का राज्य कब बना, ठीक है, और संविधान संशोधन कौन सा था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ईयर कौन सा था जब संविधान वो हमारा भारत का पार्ट बन गया। लेकिन उससे पहले मैंने आपको कुछ चीज़ें और भी बताई है। मैंने आपको बताया कि जो सिक्किम है, ठीक है, वो भारत का पहले क्या बना था? भारत का बना था पहले एसोसिएट स्टेट, एसोसिएट, ठीक है, जो है एसोसिएट स्टेट बना था पहले, वो बना था संविधान संशोधन नंबर आप लोगों का कौन सा था और ईयर कौन सा था ये बताएंगे। तो 35 नंबर का संविधान संशोधन था वो,
और ईयर था 1974। फिर 36वें संविधान संशोधन के जरिए 1975 के अंदर में वो भारत का अभिन्न अंग बन गया सिक्किम। सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी है माउंट, ठीक है, कांचनजंगा। तो कांचनजंगा भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है और सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी। तो भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये भी क्वेश्चन बनता है। जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों को एनर्जी के साथ में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवा सकूं, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं सभी लोग जल्दी जल्दी से इस सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए, आप सभी के सभी लोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा माउंट कांचनजंगा आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि 8,586 मीटर हाई है और पूरे दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा और भारत का दूसरा, ठीक है, हाईएस्ट नहीं, सेकंड हाईएस्ट है ये भारत का। मैं इसको हाईएस्ट पीक नहीं मान सकता, मैं हाईएस्ट पीक तो मेरे कांचन जो है K2 को ही मानूंगा, चाहे पाकिस्तान ने अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है K2, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन हमारे भारत का सबसे हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट है कांचनजंगा। एक बार लिखोगे क्या कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से सभी के सभी लोग, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है भारत की, भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, हाईएस्ट K2। K2 को क्या कहा जाता है, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। और सेकंड हाईएस्ट की अगर बात की जाए आप लोगों से, सेकंड हाईएस्ट की, तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि सेकंड हाईएस्ट के अंदर में आप लोगों को आ जाएगा कांचनजंगा, कांचनजंगा, ठीक है, जो कि सिक्किम के अंदर में है। अच्छा, ये जो गॉडविन ऑस्टिन है जिसको आप लोग K2 के नाम से भी जानते हो, ठीक है, जिसको आप K2 के नाम से भी जानते हो, तो ये आप लोगों का कौन से नंबर का है, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर का है सबसे ऊंची चोटी। ये कौन से राज्य में मिलेंगे आप लोगों को, ये आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख के अंदर में मिलेगा, ये याद रखना है आप लोगों ने, लद्दाख, लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर में, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। वैसे लद्दाख का जो हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जे में लिया हुआ है ना, वहां पर में ही है, लेकिन आज के समय में लद्दाख का पार्ट है। ओके, तो ये दो याद रखिए आप सभी लोग। थर्ड नंबर की भी याद रख सकते हो आप लोग, थर्ड वाली है नंदा देवी। नंदा देवी कौन से राज्य में, नंदा देवी पीक, आप लोग बताइए, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। नंदा देवी DSSS में आया हुआ क्वेश्चन है ये, नंदा देवी कौन से राज्य के अंदर में स्थित है, बता दो जल्दी जल्दी से। निम्नलिखित में से किसे हर्ष द्वारा लिखा गया था, हर्ष मतलब अगर हम ऑप्शन देखें, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंद, मतलब हर्षवर्धन की बात हो रही है। वर्धन वंश का राज्य, वर्धन या पुष्यभूति वंश भी बोलते हैं इसको, पुष्यभूति वंश भी इसको कहा जाता है। इसके जो राजा थे फ्रेंड्स, हर्षवर्धन, आखिरी राजा थे हर्षवर्धन, ठीक है, लास्ट राजा। तो आपको याद रखना है कि इन्होंने जो है फ्रेंड्स प्रियदर्शिका भी लिखी है, रत्नावली भी लिखी है, नागनंद भी लिखी है, मतलब सारी की सारी बुक जो है वो हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई, संस्कृत भाषा में पुस्तकें है। तो राजा भी था और पुस्तकें भी लिख रहा था, इतना टाइम मिलता था क्या यार इन लोगों को, ठीक है, उस समय में। तो निम्नलिखित में से किसे हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है, तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंद, तीनों के तीनों जो पुस्तकें हैं वो हर्षवर्धन ने लिखी है, ठीक है। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद। नागनंद नाम की जो कहानी है ना फ्रेंड्स, उसके अंदर में उन्होंने ऐसा इमेजिन किया कि एक नाग राक्षस हुआ करता था, वो एक गांव में आता था, हर रोज जो है एक इंसान को उठाकर लेकर जाता था खाने के लिए, ठीक है। तो प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंद, तीनों इन्होंने लिखी। अच्छा, हर्षवर्धन की खुद की जो जीवनी है हर्ष चरिता, वो खुद ने नहीं लिखी, उसने उसको आउटसोर्स कर दिया था। हर्षचरिता ये बाण भट्ट ने लिखी, बाण भट्ट, अपनी खुद की आत्मकथा लिखना रह गया उससे, अपने दरबारी कवि को बोला कि लिख दे करके, ठीक है। मतलब अपनी खुद की पत्नी को शादी के मंडप में, मतलब शादी के मंडप कहीं फंक्शन में छोड़ने जाना है, ठीक है, तो अपने दरबारी कवि को बोला, और दूसरों की पत्नियों को जो है वो बोल रहा है कि चलो मैं तुमको लिफ्ट दे दूं, तुमको घर तक छोड़ दूं, तुमको घर तक छोड़ दूं करके, ठीक है। अरे भाई खुद की अपनी जीवनी लिख लेता पहले, फिर बाद में दूसरी कहानी खेलते रहता तुम। मतलब एनालॉजी समझो आप लोग, खुद की आत्मकथा नहीं लिखी, दूसरे को बोला, और जो है दूसरी कहानियां लिखने में व्यस्त है भाई तुम्हारा। यह हर्षवर्धन वही है जिसके समय काल के अंदर में हुएन सांग या श्वेन सांग जो एक चाइनीज ट्रेवलर था वो आया था, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, इसका आंसर कीजिए। महाभिनिष्क्रमण, आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि महाभिनिष्क्रमण जो है
ये बुद्ध की जीवन की कौन सी घटना से संबंधित है? महाभिनिष्क्रमण गौतम बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअल में महाभिनिष्क्रमण गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, ठीक है, लुम्बिनी के अंदर में, उसको दर्शाया जाता है आप लोगों का कमल से, ठीक है, कमल, ठीक है, बैल या फिर हाथी से। इन तीनों चीजों से जो है वो दर्शाया जाता है आपका। ओके, उसके बाद में जब उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था, ये जन्म से दर्शाया जाता है, जब उन्होंने गृह त्याग कर दिया, ठीक है, तो गृह त्याग जब उन्होंने कर दिया, उसको दर्शाया जाता है घोड़े से, ठीक है, घोड़ा। अब ये जो गृह त्याग है ना, इसी को जो है फ्रेंड्स महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण मतलब महान त्याग। उन्होंने क्या किया, अपना घर छोड़ दिया, अपने पिता की इकलौती संतान थी, मस्त जो है एक सुंदर सी कन्या से शादी हुई, एक प्यारा सा बेटा था राहुल नाम का, सब कुछ छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में निकल पड़े, ठीक है। तो जो उन्होंने घर छोड़ दिया था, गृह त्याग कर दिया था, इसी को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। मैं हमेशा आप लोगों को जो है फ्रेंड्स एक कविता आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण या गृह त्याग जो है वो, हम लोग सोच सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने बहुत बड़ा त्याग किया है, लेकिन बहुत बड़ा त्याग अगर हम लोग कहें, जहाँ यहाँ पर में कई सारी महिला है, कौन है महिला यहाँ पर में हाथ ऊपर करेंगे, ठीक है, वो इस दुख को समझ सकती है कि एक पति जो है वो छोड़कर चला गया है, चाहे संसार में कितने भी लोगों का कल्याण हुआ हो, लेकिन अपनी पत्नी को तो छोड़कर चला गया। तो जिसके लिए मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था कि सखी वे मुझसे कह कर जाते तो क्या कह, मुझको वो अपनी पद बाता ही पाते, मैंने मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या उन्होंने पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उन्हीं को जाना, वे जो मन में लाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, ठीक है। नयन उन्हें है निष्ठुर, ये देखिए उनकी बात देखिए यहाँ पर में, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदा हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न वो हो इस जन के दुख से, उपाबंद दू मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी यदि वे मुझसे कहकर जाते, जाने देती, कहकर जाते, ठीक है, ठीक है। तो सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये जो है फ्रेंड्स बेसिकली एक महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग, याद रखना, घोड़े से दर्शाया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने साथी जो था उनका चन्ना, उसको बोला था भाई यार छोड़ देना, उधर तक लिफ्ट दे दे थोड़ा सा, ठीक है, तो घोड़े से छोड़कर आया था वो यहाँ पर में। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उनका गृह त्याग। तो बुद्ध ने जो है अपना ट्रूथ की तलाश में, ज्ञान की तलाश में जो अपना घर बार छोड़ दिया, तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अच्छा, जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको कहते हैं निर्वाण। प्लीज इसको भी याद रखेंगे आप सभी लोग, ज्ञान की जो प्राप्ति हुई उसको निर्वाण कहा जाता है। 35 साल की उम्र में हुई थी उनको, ठीक है, बोध गया में। जो उन्होंने पहला प्रवचन दिया था उसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो धर्म चक्र प्रवर्तन किस चीज से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन अपने आप में बन सकता है। यहां लिख देता हूं मैं, धम्म चक्र प्रवर्तन या धर्म चक्र प्रवर्तन इसको बोलते हैं, धम्म चक्र प्रवर्तन, धम्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। ये उनका पहला सरमन था जो उन्होंने सारनाथ में दिया था, धम्म चक्र प्रवर्तन। महाभिनिष्क्रमण, धम्म चक्र प्रवर्तन, निर्वाण और महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब जो है आप लोगों का वो होता है, आप लोगों का उनका निधन, ठीक है। DSSB की TGT के लिए साइंस सीटेट होना चाहिए क्या? जी हाँ, सीटेट होना चाहिए, सीटेट के बाद ही आप दे सकते हो, ठीक है। बाबर जो है फ्रेंड्स उन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो बाबर ने गाजी की उपाधि कौन से युद्ध के बाद धारण की थी? गाजी। गाजी का मतलब होता है धर्म योद्धा। तो गाजी की उपाधि धारण करने के लिए, मतलब गाजी की उपाधि उसने धारण की थी, ठीक है, खानवा के युद्ध के बाद। खानवा का एक्चुअली में हुआ क्या था समझो आप लोग। 1526 में उसने पानीपत की लड़ाई लड़ी, पानीपत की पहली लड़ाई जीत गया, ठीक है। उसके बाद में आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि 1527 के अंदर में, ठीक है, उसने लड़ी यहाँ पर में खानवा की लड़ाई। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि खानवा की लड़ाई उसके सैनिक नहीं लड़ना चाहते थे, उसके सैनिक चाहते थे वापस चलो, ठीक है, घर की याद आ रही है। और वो भारत की भीषण गर्मी को भी सहन नहीं कर पा रहे थे, वो मतलब अपर लेटीट्यूड से आए तो ऊपर वाले अक्षांशों से, तो उधर में ज़्यादा ठंडी होती है, भारत के अंदर में गर्मी पड़ती है एज कम्पेयर टू उधर के मुकाबले में। तो वो वापस जाना चाहते थे। तो बाबर ने एक जो है ना निंजा टेक्निक अपनाई। इसने बोला कि भाई देखो हम जो ये कर रहे हैं ना ये धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध का नारा दिया उसने।
ये जो धर्म युद्ध है उसको कहा जाता है आप लोगों का जिहाद, ठीक है। तो जिहाद का नारा दिया उसने, बोला कि हम क्या कर रहे हैं, हम लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम ये जिहाद कर रहे हैं, धर्म युद्ध कर रहे हैं। तो धर्म के नाम पर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को पता है किसी को भी उकसाया जा सकता है, तो वही बाबर ने भी किया। आज हमारे राजनेता लोग भी वही करते हैं, अपन लोगों को धर्म के नाम पे उकसाते सभी लोगों को, और सब लोग उकस भी जाते, उकस जाते, पता नहीं शब्द सही है कि नहीं, लेकिन हो जाते, अपन लोग भी हाइपर हो जाते। तो बाबर ने भी वही चीज़ की। आप समझो, ठीक है, बात की गहराई को समझो कि कैसे जो है बड़े राजनेता या जो भी ये शासक वगैरह कैसे धर्म के नाम पर आपको उकसाते हैं। तो उसने जिहाद का नारा दिया, और सैनिक लोग जो अच्छे निडल बैठे थे वो एकदम से चार्ज होगा, अच्छा मरने के बाद में वहां पर में मस्त पैकी जो है शराब मिलेंगी, ठीक है, ये मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा, अदरक लहसुन प्याज, ठीक है। हो गया उन लोगों का, खांडवा की लड़ाई करी और जीत भी गए। अच्छा जीत भी गए, देखो मतलब मस्त बात, देखो अभी तक यार नहीं है मन, ठीक है, और अभी यहाँ पर में चार्ज अप होके जीत भी गए यहाँ पर में, ओके। तो आप समझिए यहाँ पर में, ठीक है, कि जिहाद का नारा दिया खांडवा के युद्ध में और जीत भी गए, और जीतने के बाद में उसने फिर गाजी की उपाधि धारण की थी, जीतने के बाद में धर्म योद्धा की उपाधि धारण की। तो जिहाद का नारा और गाजी की उपाधि ये दोनों खांडवा के युद्ध में, खांडवा का युद्ध हुआ था 1527 के अंदर में, और ये हुआ था आपका राणा सांगा के साथ में, राणा सांगा, ठीक है, मेवाड़ के जो राजा थे राणा सांगा, उनके साथ में ये लड़ाई हुई थी, ये याद रखना है आप सबको में, ठीक है। सर साउंड तेज कीजिए। आरिफ हुसैन जी, आपका मोबाइल मेरे हाथ में तो नहीं है, मेरे हाथ में तो ये है, मैं कैसे साउंड तेज करूँ आपके मोबाइल में जाकर, ठीक है। मेरे को लगता है कि शायद से मेरे तरफ से जितनी आवाज़ जा सकती है पूरी जा रही है, और मैं फिर भी ज़ोर से ही बोल रहा हूँ, ओके। तो आप आपके तरफ से जो है वो एक बटन होता है साइड में, ऐसे उसको ऐसे ऊपर वाली बटन को दबाओगे ना, टुक 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 करके, तो आवाज़ बढ़ती है उससे, या फिर हेडफोन की आवाज़ बढ़ा लो, ये स्पीकर पे डाल लो, घर के आसपास कोई ना हो तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में खांडवा की लड़ाई 1527 के अंदर में हुई थी फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। अच्छा हम लोग रिवीजन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज टीचिंग परीक्षा का बर्थडे है, फाउंडेशन डे है आज, ठीक है। तो फाउंडेशन डे और रिपब्लिक डे एक ही दिन आता है टीचिंग परीक्षा का, और मैं आपको बता दूं आज रात 12 बजे तक फ्लैट 50% डिस्काउंट है आपको टीचिंग परीक्षा के किसी भी कोर्स के ऊपर में। तो आप टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर चले जाइए डायरेक्टली, वहां से आप लोग जो है फ्रेंड्स इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आप लोगों का यहाँ पर में 96978844 या फिर 7611101101 जो नंबर आपका चल भी रहा है नीचे में, उसके ऊपर में कॉल या फिर व्हाट्सएप दोनों कर सकते हो आप लोग, टीम आपकी मदद कर देंगी इसमें, ठीक है। चलिए रिवीजन के क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े, सभी लोग रेडी है, ठीक है, बोल दीजिए यहाँ पर में बिल्कुल रेडी, यहाँ पर में ओके, रेडी है सभी के सभी लोग। चलो नाउ देखिए फ्रेंड, टेहरी बांध जो है आपका, टेहरी डैम हाईएस्ट डैम है इंडिया के अंदर में, कहां पर में लोकेटेड, कौन से नदी के ऊपर में लोकेटेड है, ठीक है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है। चलो अपने आप में क्वेश्चन के अंदर में आंसर छुपा हुआ है, सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध, ये कौन से नदी पर है, तो ये भागीरथी नदी पर है। कौन से स्टेट में है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे, स्टेट का नाम आप लोग बताइए जल्दी से। हर एक बच्चा लाइव देख रहा ऑफलाइन देख रहा, हर बच्चे ने आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, मैं देखूंगा कितने बच्चों ने आंसर किया है। जी हाँ, बीपीएससी टीआरई 3.0 DSSB सी टेट आपका आने वाला, या फिर आप लोगों का सुपर टेट, यूपी टेट, ठीक है, इन सारे एग्जाम्स के लिए जितने भी कोर्सेज अवेलेबल है उन सभी पर ये लागू होगा आपका, ठीक है। तो आप स्टेट का नाम भी बताओगे मुझे। तो टेहरी बांध जो है फ्रेंड्स याद रखना है आप सभी लोगों ने, उत्तराखंड राज्य के अंदर में है। सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कौन से नदी पर है, रिवर का नाम बताओ आप सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है, एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। भाखड़ा नांगल डैम आप लोगों को जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर में मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। भाखड़ा जो नांगल डैम है आप लोगों का सतलज नदी के ऊपर में है, भाखड़ा नांगल सतलज नदी पे, ठीक है। सरदार सरोवर डैम जो है नर्मदा नदी के ऊपर में है। हीराकुंड बांध जो है कौन से नदी पर है आप बताएंगे, इसका रिवर और स्टेट दोनों बताना है आप सभी लोगों ने, रिवर और स्टेट हीराकुंड बांध का। चलिए देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं, जल्दी जल्दी से आंसर करते रहेंगे। यहाँ पर में कल्लनई बांध किस नदी पर बनाया गया था, ये भारत का जो है फ्रेंड्स सबसे ओल्डेस्ट डैम है, ओल्डेस्ट डैम, सबसे पुराना, 2000 साल, ठीक है। चोल राजा थे एक, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो इसका आंसर करिए आप सभी लोग, कल्लनई डैम जी। आंसर आ गया फ्रेंड्स आप सभी लोगों के, यहाँ पर मैं कावेरी नदी पर है। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आज से करीब करीब ऐसा माना जाता है कि 2000 साल पहले, ठीक है, कराईकल करके एक राजा हुआ करता था, पुराने समय के जो चोलास थे उनका राजा, करिकल या कराईकल जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन करना है आप लोग कर सकते हो, कराईकल उसका जो है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। चोला वंश का राजा था, उन्होंने कल्लनई बांध बनाया था कावेरी नदी के ऊपर में। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, एचपीटीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका, एचपीटीजीटी के अंदर में,
ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर में। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है आपका। तो आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा फ्रेंड्स। लाइक भी करते रहेंगे सेशन को, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाता रहूं। तो आपका आंसर जो है फ्रेंड्स, सबसे ऊंचा बांध बोला है तो टेहरी बांध है। कौन से राज्य में कौन से नदी पर है आप लोग बता देंगे मुझे, ठीक है। जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग खांडवा की लड़ाई जो है किसके किसके बीच में हुई थी, आरआरबी जेई के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन। मैं फिर से बता दूं, कल डॉट 11 बजे सुबह सभी लोग, ठीक है, याद रखना है, कल डॉट सुबह 11 बजे यूपी कांस्टेबल के आप लोगों के 2 पेपर करवाने वाला हूं आप लोगों को, जो 2 पेपर आए हुए हैं, ठीक है, आपको 11 बजे। तो सभी लोग तैयार रहेंगे कल, ठीक है, यूपी परीक्षा चैनल के ऊपर में, ठीक है, यूपी परीक्षा के ऊपर में। तो अब जो है फ्रेंड धीरे धीरे आप लोगों को जितनी भी एग्जाम्स है उन सारे ही एग्जाम्स की तैयारी अब यहाँ पर में करवाई जाएंगी, ताकि बेहतर आप लोगों को मौके और ज्यादा दिए जा सके। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बाबर और राणा सांगा के बीच में। क्या आपको पता है खांडवा के युद्ध के बारे में और क्या क्या जानकारी है वो कमेंट में लिख दो सभी लोग। जो जो भी पता है, जो जो याद आ रहा है कमेंट में लिखते जाइए उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। खांडवा की लड़ाई बाबर और किसके बीच में हुई थी, एसएससी सीजीएल 2020 में आया टीयर 1 के अंदर में, ठीक है, 23 अगस्त 2021 को पेपर में हुआ था ये क्वेश्चन। खांडवा की लड़ाई, ठीक है, 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुई थी, ठीक है। जिहाद का नारा दिया था, गाजी की उपाधि धारण की थी, ये भी याद आ रहा है आप लोगों को, बहुत बढ़िया आप लोग लिख रहे हो, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे पेरियार के नाम से जाना जाता है। एचटेट टीजीटी सोशल स्टडीज के अंदर में आया था, पेरियार के नाम से किसको जाना जाता है। हरियाणा टेट टीजीटी के अंदर में क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड 2012-13 के ऑफिशियल पेपर में। तो पेरियार दक्षिण भारत के अंदर में द्रविडियन आंदोलन के पिता के रूप में भी इनको जानते हैं, ईवी रामास्वामी नाइकर, ठीक है। तो ईवी रामास्वामी जो है इनको पेरियार के नाम से जानते हैं। पेरियार का मतलब ये होता है नेता, ठीक है, प्रमुख। नाउ निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन ईवी रामास्वामी नाइकर से संबंधित है, एसएससी सीएचएसएल। और आपको बता दूं कि ये सीटेट के अंदर में भी आ चुका है क्वेश्चन आप लोगों का ये वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, स्वाभिमान आंदोलन। स्वाभिमान आंदोलन ईवी रामास्वामी नाइकर से संबंधित है। दक्षिण भारत के अंदर में इन्होंने जो अछूत समझी जाने वाली जातियां थी उनके लिए आंदोलन चलाया था ईवी रामास्वामी नाइकर। इनको किस नाम से जाना जाता है जल्दी से अभी बताओ। अभी के अभी बताया ना, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा। जल्दी से लिख दो, ईवी रामास्वामी नाइकर को किस नाम से जाना जाता है। सभी के सभी एक साथ लिख देंगे, हर एक बच्चा यहाँ पर में, कौन से नाम से जाना जाता है ईवी रामास्वामी नाइकर को, जल्दी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे तीव्र घूर्णन करता है। स्पिनिंग, स्पिनिंग मतलब ही होता है रोटेशन, रोटेशन, गोल गोल पानी, गोल गोल रानी, इतना इतना पानी वाला, ठीक है, ऐसे गोल 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 घूमना, अपने अक्ष पर ही गोल गोल घूमना। तो सबसे फास्ट जो है वो घूमता है बृहस्पति, जुपिटर। सबसे बड़ा ग्रह है लेकिन फिर भी सबसे फास्टेस्ट रोटेशन करता है, ठीक है, सबसे फास्ट घूमता है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स, ठीक है। निम्नलिखित में से हरिजन सेवक संघ का जो है कार्यक्रम किसने स्टार्ट किया था। अस्पृश्यता निवारण के लिए अपने रचनात्मक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हरिजन सेवक संघ का आयोजन किया था किसने, ठीक है, एसएससी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम में। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बीपीएससी जो 65वें नंबर की बीपीएससी थी उसके अंदर में भी ये क्वेश्चन आया है। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग या हरिजन सेवक संघ के नाम से इसको जानते हैं, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। और ये चालू किया था महात्मा गांधी ने, ठीक है, हरिजन सेवक संघ, जो दलित है उनको उनके मदद करने के लिए, ठीक है। कब चालू किया था ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से। तो 1932 में स्टार्ट किया था, ये भी याद रखेंगे। 1932 लिख लीजिए आप सभी लोग, 1932 में स्टार्ट किया था, ठीक है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था अपने 5 शिष्यों को। इसको किस नाम से जाना जाता है, निरंजना, महानिष्कर्मण, महापरिनिर्वाण या धर्म चक्र प्रवर्तन, किस नाम से जाना जाता है। तो 500 से भी ज्यादा का चैट रेट है, मतलब आप इतना स्पीड में आंसर कर रहे हो फ्रेंड्स, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा आप लोगों का। जल्दी जल्दी से ऐसे ही आंसर करते रहेंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में, और नीचे में आंसर भी करते रहिए सभी लोग, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं आप सभी लोगों का फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, ठीक है, उसको कहा जाता है आप लोगों का धर्म चक्र प्रवर्तन। यही से धर्म का चक्का घूमने लगा था, ओके। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, ये भी आप लोग बता देंगे। जल्दी जल्दी से देखते हैं कितने लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं, ओके। कितने लोग आंसर कर पाते हैं, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आंसर निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरती है फ्रेंड्स आप लोगों की। कृष्णा नदी जो है नहीं गिरती, ठीक है, ये तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी के अंदर में, गोदावरी बंगाल की खाड़ी के अंदर में। सिंधु नदी जो है फ्रेंड्स ये अरब सागर के अंदर में अरेबियन सी में जाकर गिरती है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ये यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ इस तरीके से आप लोगों का, ठीक है, ये यहाँ पर में इस तरीके से यहाँ से आती है सिंधु नदी, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से भारत में से होकर फिर पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान से फिर कराची पोर्ट पर जाकर अरब सागर में मिल जाती है। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं देखिए यूपी कांस्टेबल की कल आप लोगों की जो है
एक बहुत बड़ा आप लोगों का पेपर, अब आप लोगों की वैकेंसी आई है फ्रेंड्स। तो 2020 के दोनों पालियों के अंदर में जो प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, वो आप लोगों के प्रश्न में करवाने वाला हूं। तो सभी के सभी लोग तैयार रहेंगे, आप सभी लोग, ठीक है, सभी के सभी लोग। कल डॉट 11 बजे यूपी परीक्षा जो है यूट्यूब चैनल है, इसको भी सर्च कर लोगे आप लोग इस सेशन के बाद में जाकर, वहां पर मैं सेशन को लाइक कर देना, नोटिफाई मी का ऑप्शन दबा देना। और आगे में भी फ्रेंड्स ऐसे ही आप लोगों को सेशन मिलते रहे, उसके लिए आप लोगों ने, सब लोगों ने लाइव भी आ जाना है। सौर मंडल में क्रमशः सबसे धीमी क्रांति और घूर्णन के बारे में कौन सा संयोजन सही है? धीमी क्रांति, रिवॉल्यूशन, या फिर आप क्रांति की जगह पे यहाँ पर में परिक्रमण भी लिख सकते हो, परिक्रमण, ठीक है, क्रमण या परिक्रमा जो है सबसे धीमी कौन करता है और सबसे धीमा घूमता कौन है? तो देखो सबसे धीमा परिक्रमण सबसे दूर है नेपच्यून, ठीक है, तो नेपच्यून आंसर होगा आप लोगों का। और सबसे जो है धीरे कौन घूमता है, ठीक है। अब यहां पर में आप लोग देखिए फ्रेंड्स, सबसे स्लोवेस्ट रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन इन द सोलर सिस्टम रिस्पेक्टिवली, अगर इनमें से ही चुनना है आप लोगों ने, वैसे तो फ्रेंड्स आप लोगों का मर्क्यूरी होता है सबसे धीमा परिक्रमण जो है आप लोगों का कौन करता है? सबसे धीमा परिक्रमण, क्योंकि सबसे दूर है नेपच्यून, आपका 165 साल लग जाते हैं उसको परिक्रमा करने में, रिवॉल्यूशन करने में। और रोटेशन सबसे जो है कम किसका है? वैसे तो मर्क्यूरी का है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस आंसर के अनुसार आप लोगों का जो दिया हुआ है ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ वीनस का तो है नहीं, यूरेनस का, सैटर्न का भी नहीं है आप लोगों का, तो आंसर यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स इसको लगाना पड़ेगा। आप लोग बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप लोग यहाँ पर में मर्क्यूरी होना चाहिए था आप लोगों का, मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी। लेकिन अगर ना दिया होता तो आप लोग जो है फ्रेंड्स सबसे धीमी क्रांति या सबसे धीमा परिक्रमण और सबसे जो है आप लोगों का धीमा घूर्णन, अच्छा धीमा घूर्णन बोला है आप लोगों से, घूर्णन, ठीक है, मतलब सबसे अपना अपना इस तरीके से जो है गोल गोल घूमने में। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे धीमी जो आपने अपना खुद का एक चक्कर लगाने में जो सबसे धीमा समय लेता है, 1 साल से भी ज्यादा समय लगता है, वो वीनस ही आपका। यहाँ पर मुझे लगा सबसे फास्ट जो है परिक्रमण के बारे में पूछ रहा है, घूर्णन के बारे में पूछ रहा है वो आप लोगों का। तो सबसे धीमा जो घूर्णन है, जो रोटेशन है, वो वीनस ही करता है, वीनस। अच्छा चलो अब इसको थोड़ा सा हमारा यहाँ हुआ था तो इसको मैं अच्छे से समझा ही देता हूँ आप लोगों को। सूरज का एक चक्कर लगाना, ठीक है, तो उसको आप लोग कहते हो रोटेशन, रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन के अंदर में तो आपका नेपच्यून है सबसे धीमा, रोटेशन मतलब खुद का एक चक्कर लगाने में। तो खुद का एक चक्कर लगाने में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो वीनस है उसको 240 दिन से भी ज्यादा का समय लग जाता है। पृथ्वी पर 240 दिन होते हैं, उससे भी ज्यादा समय लगता है वीनस पर 1 दिन होने में, ठीक है। तो इसी वजह से वीनस जो है सबसे धीमा घूमता है। सबसे फास्ट और सबसे फास्ट कौन घूमता है? जुपिटर। सबसे धीमा घूमता है वीनस। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी हर्षवर्धन द्वारा लिखी नहीं गई थी? ठीक है, चलिए बताइए, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स आप सभी लोगों को। यहाँ पर में आप लोगों ने एक और माइलस्टोन अचीव कर लिया है। हम लोगों ने इस सीरीज में पहली बार 800 प्लस जो है हम लोगों ने बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को फ्रेंड्स। ऐसे ही आप लोग लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे ताकि हम लोग मोटिवेशन के साथ में इसी तरीके से और आगे बढ़ते रहे। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो हर्षचरित्र नहीं लिखी है। हर्षचरित्र जो है आप लोगों की बाणभट्ट ने लिखी है, बाणभट्ट। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। आंसर इज ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि आज जो है फाउंडेशन डे है टीचिंग परीक्षा का, और रिपब्लिक डे भी है। तो रिपब्लिक डे और फाउंडेशन डे टीचिंग परीक्षा का एक ही दिन आता है, और उस दिन के उपलक्ष्य में आप लोगों को जितने भी कोर्सेस है, चाहे DSSB के हो, चाहे BSTET के हो, BPSC के हो, CTET के हो, सुपर टेट के हो, UP टेट के हो, या जो भी कोर्सेज टीचिंग परीक्षा पर चल रहे हैं, उन सभी कोर्सेज के ऊपर में फ्लैट 50% ऑफ है आप लोगों का। नो इफ नो बट, फ्लैट 50% ऑफ, ठीक है, फाउंडेशन डे के ऊपर में। और आज 12 बजे से पहले ही आप लोगों को ये, अगर जो भी लोग चाहते हैं एनरोल करना, वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी जो है फ्रेंड्स हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में मिलेंगे। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज 8 बजे संजीव सर के साथ में मैं एक सेशन लेने वाला हूँ, जिसमें आपको बताऊंगा कि DSSB के अंदर में आप किस तरीके से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो DSSB में, ठीक है। तो DSSB में आप लोग जानते ही हो फ्रेंड्स कि कट ऑफ इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और आप लोगों के लिए अब कंपटीशन के अंदर में बने रहने के लिए मैक्सिमम स्कोर करना जरूरी है। तो कैसे कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, उन सारी चीज़ों के बारे में जो है फ्रेंड्स आज हम शाम में बात करेंगे। और साथ ही साथ कल हम लोग जो है मिलेंगे हमारे सेशन के अंदर में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि हम किस तरह से
ठीक है, यूपी कांस्टेबल के अंदर में तैयारी कर सकते हैं, यूपी कांस्टेबल के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा डायरेक्टली। ओके, चलो तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले थैंक यू वेरी मच। और अगर आप लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हो फ्रेंड्स, तो टीचिंग परीक्षा का टेलीग्राम ग्रुप्स भी है, ठीक है। टीचिंग परीक्षा आप लोग सर्च कर सकते हो, सिंपली टीचिंग परीक्षा, ठीक है, टीचिंग परीक्षा आप लोग सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप जुड़ सकते हो, दानिश शेख, ठीक है। और जो बच्चे यूपी से है वो यूपी परीक्षा सर्च कर लेंगे, यूपी परीक्षा, ठीक है, यूपी परीक्षा, ठीक है। तो यूपी परीक्षा आप सर्च कर लोगे, उस पर भी मिल जाएगा आप लोगों को, ये लोगो देख लेना आप लोग, उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय। और एक बार मैं आप लोगों की टेस्ट जो है आप लोगों की चलिए, तो आप लोगों की जो है फ्रेंड्स टेस्ट यहाँ पर में मुझे बताया जा रहा है कि आप लोगों को जो है वो टेस्ट आप लोगों को डाल दी गई है, टेस्ट आप लोगों की, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, टेस्ट भी दीजिए आप सभी लोग अच्छे से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। और आपको भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, टीचिंग परीक्षा के जन्मदिन की आप सभी को भी, क्योंकि आप सब टीचिंग परीक्षा हो, ठीक है। चलो थैंक यू, हम सब टीचिंग परीक्षा।